विषय नई तालीम, भाग 1, क्लास 1। नई तालीम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नई तालीम क्या है? नई तालीम महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा की अवधारणा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हाथ से काम, दिमाग से सोच और दिल से सीखना। यहाँ रटकर नहीं, करके सीखा जाता है। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ, अनुभवात्मक अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे किताब के साथ साथ प्रयोग, खेल, कला और दैनिक जीवन के कामों से सीखते हैं। जब बच्चा खुद करता है तभी ज्ञान स्थायी बनता है। नई तालीम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नई तालीम को महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि का व्यावहारिक रूप माना जाता है। इसे बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना था जो भारतीय जीवन, श्रम, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों से जुड़ी हो। 1. औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थापित शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः पुस्तकीय और परीक्षा केंद्रित थी। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षित लोगों को तैयार करना था जो औपनिवेशिक प्रशासन में काम कर सकें। इस व्यवस्था की प्रमुख कमियां थीं। शिक्षा का भारतीय ग्रामीण जीवन से पर्याप्त संबंध नहीं था। हस्तश्रम और व्यावसायिक कार्यों को शिक्षा में उचित स्थान नहीं मिला। अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व प्राप्त था। हस्तश्रम और व्यावसायिक कार्यों को शिक्षा में उचित स्थान नहीं मिला। अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व प्राप्त था। शिक्षा महंगी और सामान्य जनता के लिए सीमित थी। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता के बजाय नौकरी की मानसिकता बढ़ रही थी। ग्रामीण भारत और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा विकसित नहीं हो पा रही थी। गांधीजी इस प्रकार की शिक्षा को भारत की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। 2. गांधीजी की प्रारंभिक शिक्षा दृष्टि। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधीजी ने शिक्षा के विभिन्न प्रयोग किए। वहां उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा केवल पुस्तकों और बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास करना होना चाहिए। उनकी शिक्षा दृष्टि में प्रमुख बातें थीं। शिक्षा और जीवन का संबंध, श्रम की प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण, सामुदायिक जीवन, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। यही विचार आगे चलकर नई तालीम का आधार बने। 3. 1930 के दशक की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। गांधीजी महसूस करते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ शैक्षिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी, इसलिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हो, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करे, बच्चों को उपयोगी कौशल सिखाए, बेरोजगारी कम करने में सहायक हो, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में योगदान दे। इसी सामाजिक आवश्यकता ने नई तालीम की अवधारणा को मजबूत किया। 4. 1937 का वर्धा सम्मेलन, महत्वपूर्ण मोड़। नई तालीम के इतिहास में 1937 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा, महाराष्ट्र में शिक्षा से संबंधित एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नई शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में ये विचार सामने आया कि भारत में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए तथा शिक्षा का केंद्र कोई उपयोगी एवं उत्पादक हस्तकौशल होना चाहिए। वर्धा सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव: 1. 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 3. शिक्षा का केंद्र कोई उत्पादक हस्तकला, शिल्प हो। 4. शिल्प को केवल अलग विषय न मानकर अन्य विषयों की शिक्षा से जोड़ा जाए। 5. शिक्षा ऐसी हो कि बालक के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में सहायता मिले। 6. शिक्षा को यथासंभव आत्मनिर्भर बनाया जाए। 5. जाकिर हुसैन समिति का गठन। वर्धा सम्मेलन के बाद इस शिक्षा योजना को व्यवस्थित और व्यावहारिक रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने नई शिक्षा योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार किया। इसे सामान्यतः जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। समिति ने शिक्षा में हस्तकला, मातृभाषा, सामाजिक उपयोगिता, उत्पादक कार्य, अनुभव आधारित सीखने पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार गांधीजी के मूल विचारों को एक व्यवस्थित शैक्षिक रूप देने का प्रयास किया गया। 6. 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन।
1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बुनियादी शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण माना। इस समय तक नई तालीम केवल गांधी जी के व्यक्तिगत विचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। 7. 1938 में प्रांतीय स्तर पर प्रयोग। 1937 के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इन सरकारों के कार्यकाल में बुनियादी शिक्षा को लागू करने के प्रयास किए गए। विद्यालयों में कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ईगीरी, मिट्टी के काम, अन्य स्थानीय हस्तशिल्प जैसे कार्यों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि सभी स्थानों पर इसे समान सफलता नहीं मिली। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और प्रशासनिक कठिनाइयां बड़ी समस्याएं थीं। 8. नई तालीम, नाम और सेवाग्राम का महत्व। बाद के वर्षों में गांधी जी की शिक्षा दृष्टि को व्यापक रूप से नई तालीम कहा जाने लगा। सेवाग्राम नई तालीम के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। यहां शिक्षा को ग्राम जीवन, श्रम, स्वावलंबन और सामुदायिक जीवन से जोड़कर प्रयोग किए गए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल विद्यालय की चारदीवारी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे के वास्तविक जीवन और समाज से जुड़ी होनी चाहिए। 9. 1940 के दशक में नई तालीम का विस्तार। नई तालीम का विचार धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन शिक्षा और सामाजिक पुनर्निर्माण से जुड़ने लगा। इसमें केवल पढ़ना लिखना सिखाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, श्रम के प्रति सम्मान पैदा करना, सामुदायिक भावना विकसित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, नैतिक एवं चरित्र निर्माण करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य बने। 10. स्वतंत्रता के बाद नई तालीम। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन पर ध्यान दिया। नई तालीम के अनेक विचारों का भारतीय शिक्षा चिंतन पर प्रभाव पड़ा। हालांकि स्वतंत्र भारत में नई तालीम को पूरी तरह उसी रूप में लागू नहीं किया जा सका, लेकिन इसके कई सिद्धांत आगे की शिक्षा नीतियों और योजनाओं में दिखाई देते हैं। विशेष रूप से कार्य आधारित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम की गरिमा, मातृभाषा में शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना, सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता जैसे विचार भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण बने रहे। नई तालीम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समय रेखा। दक्षिण अफ्रीका काल में गांधी जी ने शिक्षा के प्रयोग किए और शिक्षा को जीवन, श्रम व नैतिकता से जोड़ने के विचार विकसित किए। 1920 के दशक में राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता के विचारों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। 1930 के दशक में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जनसुलभ और रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हुई। 1937 में वर्धा में शिक्षा सम्मेलन, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा सामने आई। 1937-38 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति ने योजना को व्यवस्थित रूप दिया। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बुनियादी शिक्षा के विचार को समर्थन मिला। 1938 के बाद विभिन्न प्रांतों में बुनियादी शिक्षा के प्रयोग शुरू हुए। 1940 का दशक में नई तालीम का विस्तार ग्राम शिक्षा, श्रम, स्वावलंबन और सामाजिक पुनर्निर्माण तक हुआ। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में नई तालीम के अनेक सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई दिया।